हाँ भाई, तो आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे भाई चैप्टर नंबर 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि कई बार पेपर में आता है बेटा, और यूँ लगा लो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांस है कि ये टॉपिक जो है आपका आएगा भी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस क्लास में, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है भाई। ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसका क्या क्या यूज है भाई। तो शुरू करते हैं भाई। तो उससे पढ़ने से पहले भाई हम आपको पता है कि भाई जैसे अभी आपकी एज कितनी है, लगभग 14 15। तो भाई लगभग आप 10th क्लास में हो भाई। तो 10th क्लास में लगभग आपकी एज है भाई, किसी की 14 ईयर, किसी की 15 ईयर भाई। ठीक है, तो इस टाइम तक लगभग भाई जैसे कि भाई 13 या 14 में या 12 में, किसी के 12 के एंड में, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई लड़कों में कुछ चेंजेस होता है कि भाई दाढ़ी आ जाना, थोड़ी बहुत मूछें आ जाना। ठीक है, गर्ल्स में कुछ कॉमन चेंजेस होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाना भाई, पिंपल्स हो जाना हमारे फेसेस पे। तो ये जितने भी चेंजेस है ना, ये सारे के सारे लगभग शुरू होते हैं आपके भाई कुछ में 11 से 12 साल में भाई, कुछ में 13 साल में, कुछ में 14 साल में भाई। ठीक है, ये चेंजेस जो होते हैं इनको बोला जाता है पुबर्टी। क्या बोला जाता है? पुबर्टी। पुबर्टी मतलब कि भाई किशोर अवस्था हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और जनरली भाई इसको टीनेज भी बोलते हैं। अच्छा, टीनेज पता है टीनेज कहाँ से निकला है वर्ड? कहाँ से? 13 से भाई। ठीक है, जैसे 13 में लास्ट में क्या आता है? टीन। 13 14 15 19 तक। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, तो आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? दो टॉपिक मेनली, तो हम एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो भाई तुम होकर खड़ा हो जाए, यहाँ से खड़ा हो जा। हाँ खड़ा हो जा, तो यहाँ जा, आजा खड़ा हो जा, यहाँ बैठ जा। इसके बाद आगे आगे आगे, हाँ आगे आ जा। अच्छी बात है, थोड़ा जितना ज्यादा पास रहेगा अच्छा समझ आएगा, ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। चलो सो आज की क्लास में भाई हम डिस्कस करेंगे मेनली एक टॉपिक। ठीक है, इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो इसके लिए भाई हम इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले भाई हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, वो कब ग्रो होना शुरू होता है भाई। जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाई मेल में ही होगा, और इसके बाद एक टॉपिक और कवर करेंगे हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो फीमेल्स में होगा भाई। तो हम अपनी बॉडी के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। लगभग आप सभी की एज जो है वो टीनेज है, लगभग 12 13 या 14 साल के आसपास में, लगभग ज्यादातर मैक्सिमम 10th क्लास में भाई 13 या 14 साल के बच्चे ही होते हैं, या फिर 15 साल मैक्सिमम भाई। तो अभी जो है बेटा आपकी ना लगभग पुबर्टी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि टीन एज में आप एंटर हो चुके हो। इस टाइम में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उन्हीं चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अब। तो भाई इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले वाला टॉपिक हमने क्या किया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो डिस्कस करते हैं भाई, तो मानव में या फिर ह्यूमंस में भी क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में बात करते हैं भाई। तो ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये तो हम सबको ही पता है भाई। सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होती है भाई? अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई पुबर्टी आना भाई। ठीक है, अब सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होता है? एक ऐसी एज जब ना हमारी बॉडी, मतलब मेल की बॉडी, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाना शुरू कर देती है। क्या बनाना शुरू कर देती है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ये कुछ एज होने के बाद ही होता है। ठीक है, और फीमेल्स की बॉडी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाना शुरू कर देती है। क्या? अरे बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। जिस एज में मेल रिप्रोडक्टिव सेल बॉयज में बनना शुरू हो जाए भाई, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स गर्ल्स में बनना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उस एज को बोला जाता है मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो भी डेफिनेशन क्या कहता है? पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल कौन सा? मेल जर्म सेल या फिर फीमेल जर्म सेल। ठीक है, मेल को क्या, फीमेल को क्या बोलेंगे? ओवा, और मेल को क्या बोलेंगे? स्पर्म, या फिर हिंदी में बोल देंगे शुक्राणु और अंड। ठीक है, तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम? पुबर्टी। क्या बोलते हैं? पुबर्टी। या फिर इसको हिंदी में हम यौवनारंभ भी बोलते हैं, या फिर किशोर अवस्था भी बोलते हैं। एक बार रीड करो ध्यान से इसको।
पढ़ ले भाई पढ़ ले। तो वे लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि मेल, ये कौन सा सेल है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, एग सेल, ठीक है। ये कौन सा है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो आगे डिस्कस करते हैं भाई। अब जब हमारे अंदर पुबर्टी शुरू हो जाती है, मतलब कि किशोरावस्था शुरू हो जाती है भाई, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस जो है ना वो नए आने शुरू हो जाते हैं। अब वो किस तरह के चेंजेस होते हैं भाई, उनके बारे में डिस्कस करें। पहले जो चेंजेस है वो कॉमन है। कॉमन मतलब कि मेल में भी यही होंगे और फीमेल में भी यही होंगे। कुछ कॉमन चेंजेस क्या हो बेटा, जो हमारी आर्म पिट्स होती हैं, ठीक है, जेनिटल पार्ट्स होता है, उसमें थिक हेयर आना शुरू हो जाते हैं भाई। हमारी जो स्किन है वो थोड़ा ऑयली होना स्टार्ट कर देती है भाई। ऑयली होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो पिंपल्स है ना वो आने शुरू हो जाते हैं, मुहासे बोलते हैं जिनको भाई, वो आने शुरू हो जाते हैं। साथ में भाई जो हाथ पैर होते हैं उन पे छोटे छोटे बाल जो है वो आने शुरू हो जाते हैं भाई। ये कुछ कॉमन चेंजेस है जो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों में देखे जाते हैं भाई। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं, बॉयज में नहीं होते। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ बॉयज में होते हैं, गर्ल्स में नहीं होते। एक बार इनको पढ़ो जो कॉमन है। हाँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, आवाज के बारे में भी। हमारी हमारी मतलब छोरा की। तो भाई अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं भाई, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, कुछ तो कॉमन चेंजेस होंगे। ये जो चेंजेस लिखे हुए हैं जो हमने डिस्कस किया अभी, वो मेल और फीमेल दोनों में एक साथ होते हैं, ठीक है, एक जैसे ही होते हैं लगभग लगभग। अच्छा ये बताओ, पुबर्टी जो है, आप क्लास 8 में पढ़ गए हो, पुबर्टी कौन सी एज में स्टार्ट होती है? बॉयज में कौन सी एज में स्टार्ट होती है? बॉयज में कौन सी एज में स्टार्ट होती है? लगभग भाई 13 या 14 के अराउंड भाई, ठीक है। और गर्ल्स में भाई, गर्ल्स में भाई एक कुछ टाइम पहले शुरू हो जाती है। गर्ल्स के में गर्ल्स, अरे गर्ल्स जो है बेटा बॉयज से ज्यादा मैच्योर होती हैं, सही बता रहा हूँ। क्या दिमाग में भी बेटा? अब एग्जाम्पल बताता हूँ तुझे मैं। अब भाई मान लो एक कमरा इमेजिन करो भाई, ठीक है, जिसमें 5 या 6 भाई लड़कियां बैठी हैं, ठीक है, सिर्फ लड़कियां बैठी हैं। हाँ लड़ाई होगी। तो भाई अब गर्ल्स में भाई देखो सुनो, गर्ल्स में भाई समझदारी, एक्चुअल में बेटा गर्ल्स में बॉयज से ज्यादा समझदारी भी होती है, सेंसिटिविटी भी होती है और पावर भी ज्यादा होती है भाई। क्योंकि सपोज करो अगर एक एक रूम है भाई, ठीक है, या फिर कोई कॉरिडोर कुछ भी लगा लो जहाँ पे 5 या 6 लड़कियां बैठी हैं भाई, ठीक है, अगर कोई लड़का जाएगा ना, ठीक है, तो भाई वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कि या तो अपने बाल बुल सेट करेगा, कपड़े सेट करेगा, ठीक है, मतलब उसकी चाल बदल जाएगी। तो मगर अगर इसी को भाई हम ये लेके बैठे भाई, 5-6 लड़के बैठे हैं भाई, कोई लड़की वहां से गुजरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी अपने बाल बुल सेट नहीं करने वाले। बिगड़ जाए है? एक बार ये इसकी बात तो सुनो, उन्होंने कहा हमें इतना काम होता है इसलिए हम बिगड़ जाते हैं। वाह, बात तो तूने खा ही नहीं कही। क्या मैं भी? तू ही कह रहा भाई हम, चलो बिल्कुल करते हैं भाई। तो मैंने कब मना किया? मैं बॉयज नहीं हूँ क्या? चलो भाई आगे। अब यही जो एज होती है बेटा, ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं भाई इनके बाद। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं भाई, ठीक है। गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होता है बेटा? एक तो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाना, ठीक है, साथ में भाई उनकी जो वॉइस होते हैं ना और ज्यादा पतली हो जाती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है वॉइस की भाई,
ठीक है। और भी बहुत सारे कुछ, और गर्ल्स में एक चीज और स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जिसको ऋतुस्राव बोला जाता है भाई, ठीक है। ये चेंजेस, कुछ चेंजेस होते हैं गर्ल्स में। अब हम पढ़ेंगे भाई बॉयज के चेंजेस के बारे में। भाई बॉयज में ज्यादातर चेंजेस कैसे दिखाई देता है भाई, उनके फेस पे थोड़ी भाई दाढ़ी आ जाना, ठीक है, मूंछ आ जाना भाई, ठीक है। और भाई और क्या, वॉइस जो है वो क्रैक हो जाना, मतलब कि वॉइस थोड़ी भारी हो जाना। गर्ल्स में वॉइस पतली हो जाती है, ठीक है, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाती है, मगर वॉइस की बॉयज में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी आवाज जो है वो भारी हो जाती है भाई, ठीक है। पिंपल्स आ जाने हैं तो हमने नोटिस कर ही लिया भाई, ठीक है। और भी भाई ये कुछ चेंजेस है जो कि आप पढ़ सकते हो, पढ़ो एक बार इनको भाई। तो भाई इसके साथ अब ये तो हो गए वो चेंजेस जो हमें सामने सामने दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि भाई बॉडी में अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है आउटर बॉडी में, तो हमें ये चीजें दिख रही हैं, मगर इसी के साथ बहुत सारे चेंजेस कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे अंदर ही अंदर चलते रहते हैं भाई, ठीक है। मतलब हमारे एक तो फिजिकल अपीयरेंस बदलती है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो बदलती है, साथ में बेटा हमारी जो इमोशनल अपीयरेंस होते हैं ना वो भी बिगड़ती नहीं है, बदलती है भाई, ठीक है। अब इमोशनली क्या होता है भाई, ये जो एज होती है, ठीक है, जब पुबर्टी स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से हमारे इमोशंस में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं भाई, ठीक है। अब इसी एज में बेटा लगभग जब पुबर्टी स्टार्ट होती है तो गर्ल्स का बॉयज की तरफ अट्रैक्शन भाई, और बॉयज का गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है भाई, ठीक है, लगभग। अब ये जो चीजें हैं ये हमें सारी की सारी दिखाई देते हैं किसमें, एट द एज ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी बॉयज में कब स्टार्ट होगी, लगभग 13 या 14 साल, और गर्ल्स में बेटा थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगी 12 या 13 साल के आसपास भाई। मगर ये जो है बेटा एग्जैक्ट नहीं होता कि भाई मैं आज 13 साल का होगा तो आज ही मेरी पुबर्टी शुरू हो गई, या कोई 14 साल का होगा उसकी पुबर्टी स्टार्ट होगी भाई। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भाई। अब ऐसा भाई पुबर्टी सभी की एक जैसी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, क्वेश्चन आता है कई बार कि, वैसे बहुत कम आता है क्वेश्चन कि पुबर्टी जो है वो बॉयज में और गर्ल्स में भाई एक साथ स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा भी किसी बॉयज की भाई पुबर्टी तुमने देखा होगा अपनी क्लास में, कुछ लड़कों की भाई दाढ़ी जल्दी आ जाती है, कुछ की भाई बहुत लेट आती है ना। अब ऐसा क्यों भाई, अब नहीं सराउंडिंग का फर्क नहीं है भाई, ये अब सराउंडिंग में यूं थोड़ी ना, सराउंडिंग से देख के वो आ जाए, कैसी बात कर रहा है यार। अच्छा इसका रीजन क्या होता है भाई, बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे भाई हम सभी का भाई हाइट अलग होती है, बॉडी कलर अलग होता है भाई, नाक अलग होती है, आंख अलग होती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में भाई। इसी तरह पुबर्टी भी बेटा अलग अलग चेंजेस लेके आती है, ठीक है भाई। किसी में अपीयरेंस जल्दी दिखाई देती है, किसी में अपीयरेंस लेट दिखाई देती है। और ऐसा नहीं है कि किसी की पुबर्टी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई वो बहुत ज्यादा समझदार हो गया, या फिर भाई किसी की पुबर्टी लेट स्टार्ट हो रही है तो वो समझदार बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो डिपेंड करता है। अब आगे डिस्कस करते हैं भाई, यही क्वेश्चन है, व्हाई डज द बॉडी शो, अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओगे मेरे को आप लोग, व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरिटी एट पुबर्टी। हमारी बॉडी जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब कि पुबर्टी के टाइम हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस जो हमने डिस्कस करे गर्ल्स में बॉयज में, वो क्यों होते हैं, आंसर नहीं पढ़ना, तुम बताओ। हाँ भाई तो सही बताया भाई इसने, बाकी और भी सोचो भाई, और भी सोचो, चलो इसने तो ठीक बता दिया, बताएंगे, ध्यान से क्यों नहीं सुन रहा उसकी बात। तो मैं, तू पास बैठा है, मैं पास बैठा हूँ बेटा, उसकी आवाज ठीक है उसके बाद, तू पुबर्टी में बिगड़ गया, ठीक है। कौन कह रहा है, चलो भाई उसको ये फाइट छोड़ के भाई मेरे को ये बताओ कि भाई हमारी बॉडी में पुबर्टी स्टार्ट होने के बाद जो है वो इतने सारे चेंजेस, जैसे कि भाई आर्म पिट पे बाल आ जाना, फेस पे बाल आ जाना, आवाज मोटी या पतली हो जाना, ऐसा क्यों होता है,
वो होता है हॉर्मोन्स की वजह से भाई। किसकी वजह से? हॉर्मोन्स की वजह से। अब पुबर्टी आना डिपेंड करता है हॉर्मोन्स पे, पुबर्टी इस पे डिपेंड करता है हॉर्मोन्स पे भाई, ठीक है। अब पुबर्टी किस वजह से आते हैं, कौन सा हार्मोन लेके आता है? चैप्टर 7 में पढ़ा है। बॉयज में भाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से भाई पुबर्टी आती है, और गर्ल्स में ओएस्ट्रोजन से भाई। बहुत सही जवाब, ठीक है। तो इसी जवाब पे भाई आपको ताली, चल ताली तो बजाई दो यार उसके लिए। और क्या, आंसू आ गए उसकी आंखों में। चलो भाई आगे डिस्कस करते हैं अब इसको। तो जो भी पुबर्टी आती है बेटा, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, वो जनरली आती है हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। क्योंकि बॉयज में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, तब पुबर्टी आती है। गर्ल्स में जब ओएस्ट्रोजन रिलीज होता है तब पुबर्टी आती है भाई, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं इस टाइम पे, जब पुबर्टी स्टार्ट हो रही होती है, तो उसी हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी तो चेंज होती है, ठीक है, साथ के साथ हमारे इमोशंस भी जो है ना वो भी चेंज हो जाते हैं। तो एक बार पढ़ोगे इसका रीजन। ऑफ है वो। देख रवि इधर इधर। चलो भाई पढ़ो पढ़ो, हिंदी वाले यहां से पढ़ो भाई। अच्छा नोट्स में आप लोगों को ना यहाँ पे DF PF लिखा होगा कुछ, वो PF नहीं है, वो OF है, ठीक कर लेना उसको। चलो उसको बाद में देखना, फिलहाल इधर ध्यान दो। चलो भाई अब हम भाई ध्यान दो इधर, फिर से सभी का ध्यान इधर। तो भाई हमने अभी ये डिस्कस किया, जब हमारी बॉडी में पुबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं भाई। सभी को ध्यान आ गया भाई। अब हम पढ़ेंगे कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्जाम नहीं होता भाई जिसमें चैप्टर नंबर 8 आए, रिप्रोडक्शन आए, उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ना पूछे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव। भाई दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल भी भाई। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है, डेफिनेट है, आना ही आना है। तो दोनों को भाई बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो भाई अब बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जब पुबर्टी स्टार्ट होती है तो बॉयज के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको सेक्स हार्मोन बोलते हैं। तो कौन सा है वो? टेस्टोस्टेरोन भाई। कौन है वो? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई, अब ये जो है वो डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें भाई पहले कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दो बेटा इधर। और ये डायग्राम बेटा आप लोगों को आज जो है ना वो 2 बार बनाना है, क्योंकि डायग्राम जो है बेटा आपके एग्जाम में पक्का आएगा, या तो मेल का आएगा फीमेल का आएगा, डेफिनेट नहीं आना है। इसलिए बेटा बनाना आज ही 2 बार, क्योंकि एक बार बनाओगे गलत बनेगा, दूसरी बार बनाओगे थोड़ा और ठीक बन जाएगा भाई। तो अब इसको डिस्कस करते हैं भाई। पहले तो कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान इधर बेटा। सबसे पहले भाई जो शुरुआत होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो यहाँ से होती है, ठीक है। ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है बेटा उसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। अब टेस्टिस जो है बेटा वो बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब स्पर्म सेल्स। क्योंकि जो टेस्टिस है वो क्या बनाएगा? स्पर्म सेल्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। साथ में टेस्टिस के 2 काम है भाई, एक तो बनाएगा क्या? स्पर्म सेल्स, साथ में क्या रिलीज करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं भाई, ठीक है। अब इस स्पर्म्स को बेटा लेके आया जाता है भाई। अब ध्यान दो, यहाँ पे स्पर्म बनेंगे। अब ये एक पाइप जैसी तुम्हें दिख रही होगी भाई, ये पाइप यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है,
ठीक है। ये जो पाइप है इसको बोला जाता है वास डिफेंस। क्या बोला जाता है? वास डिफेंस, शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी, वास डिफेंस। तो सबसे पहला काम, टेस्टिस जो है बेटा वो क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा भाई। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म बनाएगा शुक्राणु। अब इन क्या बोले, शुक्राणु जो है भाई वो, ठीक है, स्पर्म्स है, उनको भाई बॉडी से बाहर लेके जाना होता है भाई। तो यहाँ पे एक पाइप होती है भाई, इस पाइप को, ठीक है, क्या बोलते हैं? वास डिफेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफेंस। तो ये जो है बेटा यहाँ से रिलीज होके यहाँ इस पाइप में आएगा, ठीक है, और इस पाइप के थ्रू ये क्या होगा भाई, यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रॉपर सिस्टम। अब इसमें कुछ और टर्म्स है भाई, टेस्टिस के बारे में पता लगा, क्या बनाता है? स्पर्म सेल्स और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है भाई, इसके बाद इनको लेके आया जाता है इस पाइप्स के थ्रू भाई। इस पाइप को क्या बोलते हैं हम? वास डिफेंस, शुक्रवाहिनी। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये जो यूरेथ्रा है बेटा, इसी से हमारे टेस्टिस स्पर्म्स निकलते हैं भाई। और यहाँ पे क्या है? ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे क्या स्टोर होता है? यूरिन। यूरिन जो है, पेशाब जो यहाँ पे स्टोर होता है भाई। अब इसको भी देखो, ये पाइप जो है ये भी यहीं से लेके आई है। तो स्पर्म के लिए और क्या यूरिन है, ठीक है, यूरिन के लिए, दोनों के लिए एक ही पैसेज होता है, एक ही चीज जो है उनको बाहर लेके आती है। अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, यहाँ से तुम देखो जॉइंट है ना, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये तो हमें पता लगा ब्लैडर है भाई। ब्लैडर क्या करता है? इसमें यूरिन स्टोर होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। और ये क्या है? यूरेटर। यूरेटर कहाँ से आता है? यूरेटर पता है? याद है कुछ? चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था यूरेटर। किडनी से भाई। किडनी जो है यूरिन को लेके आती है यूरेटर के थ्रू, कहाँ पे? ब्लैडर में भाई। याद आया? तो यूरेटर जो है वो यूरिन को लेके आया कहाँ से? किडनी से। किस में लेके आया? ब्लैडर में। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर पूरा बोलते हैं भाई इसको। अब ब्लैडर में अगर तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हें ये जो तुम्हें दिख रही है ना, ये है ग्लैंड्स। क्या है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ग्रंथियां, ये क्या रिलीज करती है? हॉर्मोन्स। ग्लैंड्स जो है वो क्या रिलीज करती है? हॉर्मोन्स। ठीक है, और कुछ ना कुछ और भी सेक्रेशन रिलीज करते हैं भाई। अब जब भी भाई जो स्पर्म जो है वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे दो ग्लैंड है, आप देखोगे। एक तो है सेमिनल वेसिकल। क्या है? सेमिनल वेसिकल, बोलो। सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। और दूसरा होता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इन दोनों का काम क्या होता है भाई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब जो है स्पर्म यहाँ से आता है ना, वास डिफेंस से होता हुआ आता है, ठीक है, इसमें ना सिर्फ स्पर्म्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो है बेटा सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों ना अपना सेक्रीशन रिलीज करते हैं स्पर्म के साथ। मतलब कि स्पर्म के साथ जो है वो एक लिक्विड रिलीज करेंगे। उस लिक्विड के अंदर क्या होगा भाई? उस लिक्विड के अंदर भाई एक तो होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। अब जो है भैया जो स्पर्म सेल है, क्या वो लिविंग है, डेड है? लिविंग है भाई। लिविंग है तो भाई उसको खाने के लिए चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाएगा? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये इन दोनों में क्या क्या होता है? एक तो न्यूट्रिशन होता है, साथ में क्या रिलीज करेंगे? लिक्विड मीडियम। क्या रिलीज करेंगे? लिक्विड मीडियम। ठीक है, अब उस लिक्विड मीडियम में ध्यान से सुनो, उस लिक्विड मीडियम में दो चीजें दो हेल्प करेंगे भाई। वो लिक्विड मीडियम कौन रिलीज कर रहा है? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। जो लिक्विड रिलीज कर रहे हैं, उस लिक्विड से भाई दो फायदे हैं। एक तो भाई उसमें होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पर्म सेल है उसको न्यूट्रिशन मिलेगा भाई। क्या? आ रहा हूँ 5 मिनट में। नहीं, मेरे घर चल पड़ियो, जाओ। तो भाई सुनो, अब यहाँ पे भाई जो जो लिक्विड होता है उसके दो फायदे हो। एक तो न्यूट्रिशन मिला, साथ में भाई स्पर्म्स को ना फ्लो करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए साथ में क्या मिल गया? एक मीडियम, माध्यम। क्या मिल गया? एक मीडियम। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज? अब ये जो है बेटा स्पर्म जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो ये है वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है भाई। इसके मेन पार्ट कौन कौन से हो गए? टेस्टिस भाई क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे और साथ में टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करेंगे भाई। वास डिफेंस उसको ट्रेवल करवाने में हेल्प करेगी, लेके आएगा। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड
एक लिक्विड रिलीज करेंगे जिसमें न्यूट्रिशन होगा और उसको फ्लो करने में हेल्प करेगा। साथ में भाई यूरेथ्रा क्या करेगा, एक बाहर निकालने में हेल्प करेगा भाई। यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए और स्पर्म्स के लिए भी। क्या एक टाइम पे दोनों रिलीज होते हैं भाई? नहीं, एक टाइम पे एक ही रिलीज होगा, या तो यूरिन या फिर भाई स्पर्म्स। अब ये कंट्रोल कौन करता है कि भाई अब जो है भाई हमारी बॉडी में स्पर्म्स जो निकल रहे हैं या फिर भाई जो यूरिन है वो रिलीज हो रहा है बॉडी से बाहर, कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? क्लियर है इतनी चीजें? तो हमने भाई इन सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है भाई। अगर नोटिस करें तो ये इधर भैया मतलब दिखा भी क्या रहा हूं मैं भाई साइंस है, क्या करें, पढ़ानी पड़ती है। अब समझो भाई, क्या आप कम मना कर रहे हैं? तो क्यों मना करेगा भाई? तो समझो भाई अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है बेटा, जो टेस्टिस होते हैं बेटा, ठीक है ठीक है, जो कि स्क्रोटम के अंदर रहते हैं। ये स्क्रोटम एक बैग है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। ये जो है ना ये बॉडी के बाहर रहता है। ध्यान से देखो, जो स्क्रोटम है हमारा भाई, ठीक है, वृषण कोश, जिसके अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। ये बॉडी के बाहर रहता है। अब बॉडी के बाहर क्यों रहता है भाई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि बेटा जो स्पर्म्स होते हैं उनको बनने के लिए हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जो स्पर्म्स होते हैं बेटा उनको बनने के लिए हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जो स्क्रोटम होता है वो बॉडी से बाहर होता है, और जो टेस्टिस होता है वो हमारी बॉडी के लगभग थोड़ा सा बाहर बनते हैं। क्यों? अगर बॉडी के अंदर ही होता तो क्या होता? स्पर्म जो है वो नहीं बन पाते। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि वाई स्क्रोटम इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बिकॉज टेस्ट क्या था, हाँ, टू मेक स्पर्म प्रोड्यूस एट लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? ये बताया नहीं था, ये तो पढ़ लिया था ना हमने। अब आगे भाई, मेल जर्म सेल स्पर्म सेल आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस। ठीक है, साथ में भाई टेस्टोस्टेरोन रिलीज क्या कर रहा है? सेक्स हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। पढ़ लिया ये हमने। अगला भाई, टेस्टोस्टेरोन के क्या काम होते हैं? एक तो पुबर्टी में हेल्प करता है भाई, और स्पर्म्स बनाने में हेल्प करता है भाई। पढ़ो एक बार इसको ध्यान से। पढ़ो पढ़ो, ढंग पढ़ लेना, कहाँ इधर उधर मगा दाढ़ी गुजार है अपनी। चलो भाई अगला, वास डिफेंस और यूरेथर। पढ़ा था भाई इसके बारे में, पढ़ो इसको। तो भाई क्लियर हो गए? तो भाई यूरेथ्रा क्या है? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो आगे बात करते हैं भाई। अब एसोसिएटेड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड कौन सी यूज करी थी भाई हमने? सेमिनल, वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। पढ़ो एक बार, यही डिस्कस कर लिया हमने ये। फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करवाएगा नरिशमेंट टू स्पर्म। नरिशमेंट मतलब वही होता है बेटा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एक तरह से भाई। ठीक है, और भाई जब स्पर्म जो है उस लिक्विड के साथ मिल जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सीमन। क्या बोला जाता है? सीमन। लिक्विड कौन सा? जो सेमिनल, वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ने रिलीज किया है, उसके साथ जब स्पर्म मिल जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? सीमन बोलते हैं।
तो स्पर्म आर टीनी बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी जेनेटिक मटेरियल। कौन सा जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। ठीक है, उसमें हाफ होंगे फुल होंगे? हाफ होंगे भाई। ठीक है, तो भाई ये भाई स्पर्म सेल आखिरी में आके मीट कर जाए कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से। और ये भाई कुछ ऐसे ट्रेवल करते हैं। ठीक, क्या रेस? बिल्कुल भाई, बहुत। अब एक क्वेश्चन ये आता है भाई, हाँ ये 3 डेट वाली वैसी कुछ रेस है। हाँ बिल्कुल सही बताया भाई तूने कि भाई वो जो मूवी में बताया है 3 डेट्स में भाई लाखों स्पर्म्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं, उनमें से कोई एक भाग्यशाली या फिर एक जो स्ट्रॉन्ग होता है भाई वही मिल पाता है। तो ये रियल है। जब मेल रिप्रोडक्टिव जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो भाई लाखों जो है, बहुत लाखों स्पर्म जो है ना वो ट्रेवल करते हैं। हालांकि फीमेल में सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है, मगर मेल में बेटा लाखों स्पर्म सेल्स जो रिलीज होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, तो वो ट्रेवल करके जाते हैं भाई। उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होता है भाई, वो भाग्यशाली जो तुम हो। ठीक है, तो उसकी वजह से भाई क्या है, रिप्रोडक्शन हो पाए। ठीक है, अपने इसलिए अपने आप को कभी किसी से कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम लाखों की जंग जीत के पहुंचे हो वहां पे। और जनरली अब ये इतने सारे जो इतने सारे जो स्पर्म सेल्स होते हैं भाई, बाकी जो है वो कहाँ जाते हैं भाई अब? ठीक है, ज्यादातर जो स्पर्म सेल्स है बेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं भाई, क्योंकि इनके लिए कोई एक डेफिनाइट पाथ नहीं होता कि उसमें चले भाई ये, तो इधर उधर टकरा के भाई कुछ लोग नहीं, कुछ सेल जो है बेटा वो। अच्छा, अब स्पर्म सेल जो है वो फीमेल बॉडी में कितने दिन तक रह सकता है भाई जीवित? 9 भाई 3 या 4 दिन। जो स्पर्म सेल की लाइफ होती है बेटा वो 3 या 4 दिन की होती है। ठीक है, तो भाई ये जो है आज हमने डिस्कस किया टॉपिक, कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आपकी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 का भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और नेक्स्ट क्लास में भाई हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भाई। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई फिर